नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र में हम ये देखेंगे कि वर्धन साम्राज्य के प्रमुख शासक हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार कितना था। हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय, सिंध और पूर्वी अभियान के द्वारा अपने साम्राज्य को विस्तृत कर दिया। हिंसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि वह यानी हर्ष पूर्व की ओर बढ़ा। उसने उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने उसका आधिपत्य अस्वीकार कर लिया और लगातार युद्ध करता रहा, जब तक कि 6 वर्ष के भीतर उसने 5 गौड़ों यानी पंच भारत को अपने अधीन नहीं कर लिया। पंच भारत के 5 मंडल थे: सारस्वत मंडल जिसमें कश्मीर और पंजाब का क्षेत्र, गौड़ मंडल जिसमें दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, कान्यकुब्ज मंडल जिसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक बिहार का अधिकांश भाग। अगला है मैथिली मंडल जिसमें पूर्वोत्तर बिहार, बंगाल और आसाम शामिल है, और उत्कल बिहार का दक्षिणी छोर, उड़ीसा और कलिंग। इसमें हिमसंग ने जो 6 वर्ष की अवधि दी है वह निसंदेह सत्य नहीं है। इस प्रसंग में बाण के हर्ष चरित्र में हर्ष को सकलोपरांत नाथ के नाम से विभूषित किया है, जो विशेष महत्व का है। इस विरुद्ध से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हर्ष संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति था, किंतु इस अनुमान को पूर्णतः सत्य मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि हिंसांग के यात्रा वर्णन में हमें उत्तर भारत के ऐसे स्वतंत्र राज्यों का भी उल्लेख मिलता है कि जहां हर्ष का सिक्का नहीं चलता था। इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण उत्तर भारत पर हर्ष का आधिपत्य नहीं था। बांसखेड़ा मधुबन ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि श्रावस्ती और अही छत्र हर्ष के साम्राज्य में शामिल थे। हुई ली द्वारा हिंसांग के जीवन चरित्र से संबंधित पुस्तक से ज्ञात होता है कि हिंसांग के साम्राज्य में उड़ीसा भी शामिल था। इसके अतिरिक्त बंगाल के काजगल नामक स्थान पर परिषद सभा करने से ज्ञात होता है कि बंगाल पर भी हर्ष का आधिपत्य था। उसके साम्राज्य में पैतृक राज्य, भोगराज, अधीन मित्र राज्य सभी शामिल थे। अतः हर्ष के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में नर्मदा और महेंद्र पर्वत तक, पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में आसाम तक था। उसके साम्राज्य में थानेश्वर और कान्यकुब्ज भी थे, जो उसके गृह राज्य थे। इसमें नेपाल और कश्मीर का अधिकार संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य तरंगिनी से इसकी पुष्टि नहीं होती है। संभवतः कुमायूं और गढ़वाल की पहाड़ी प्रदेश में भी हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित थे। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हर्ष निश्चित रूप से उत्तर भारत में के एक सीमित क्षेत्र का शासक था। दक्षिण पथ के संबंध में इस बात की भी संभावना लगती है कि पुलकेशिन द्वितीय के बाद हर्ष ने पुनः दक्षिण पथ पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया हो। हिंसांग ने लिखा है कि हर्ष के पश्चिम और पूर्व के दूरस्थ राज्यों को जीता। उसका अधिकार सुदूर देशों पर भी था। वह भारत का अधिपति था और उसका यश सुदूर देशों तक फैला हुआ था। विद्यार्थियों, अब हम ये देखेंगे कि हर्ष का प्रशासन कैसा था। हर्ष के प्रशासन के संबंध में व्यक्तिगत रूप से राज्य प्रशासन का ज्ञान हो सके, इसके लिए हमने हर्ष स्वयं संपूर्ण राज्य का भ्रमण करता था। बरसात के महीनों को छोड़कर वह वर्ष भर अपने राज्य का दौरा करता था और प्रजा की अवस्था अपनी आंखों से देखता था। उसने अपने राज्य के भूगोल और शासन के आंतरिक ढांचे का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सर्वप्रथम वर्धन वंश का हर्षवर्धन का केंद्रीय शासन कैसा था, ये देखते हैं। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसमें सभी अधिकार निहित थे। वह सभी बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता था। युद्ध के समय सैन्य संचालन व शांति काल में सैन्य संगठन करता था। वह साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था। आज्ञा पत्र और घोषणा पत्र वही जारी करता था।
आय और व्यय का विवरण भी वह स्वयं देखता था। प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। उसका निर्णय अंतिम होता था। हर्ष ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम आदि साम्राज्यवादी उपाधियां धारण की। केंद्रीय शासन का संगठन कई विभागों के द्वारा होता था। प्रत्येक विभाग का नियंत्रण मंत्री के अधीन होता था। एक प्रकार शासन संचालन में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। इसका उल्लेख हिंसा और बाण दोनों ने किया है। हर्षवर्धन का मंत्री परिषद। हिंसांग के अनुसार हर्ष के उत्कर्ष काल में किसी न किसी स्वरूप में मंत्री परिषद अवश्य थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार व गृह मर्मन की हत्या के उपरांत राज्य संचालन के प्रश्न मंत्रियों द्वारा निर्णित हुए थे। हिंसांग एक स्थान पर स्पष्ट भी करता है कि राज्य के ऊपर शासन एवं मंत्रिमंडल था। मंत्री को सचिव अथवा अमात्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्रियों में पुरोहित, प्रधानमंत्री, संधि विग्रहिक, अक्षय पाटलिक और सेनापति प्रमुख थे। लेखक और सेवक आदि कुछ अन्य अधिकारी भी थे। प्रांतीय शासन। हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को भुक्ति या प्रदेश कहा जाता था। अहिछत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पांडुवर्धन उसके राज्य के कुछ प्रांत थे। प्रदेश अथवा भुक्ति विषयों में बटे हुए थे। विष का मतलब है जिलों में बटे हुए थे। प्रांतीय शासक उपारिक महाराज, गोप्ता, भोगपति अथवा राष्ट्रप्रिय कहलाता था। दूरस्थ प्रांतों में हर्ष ने अपने विश्वसनीय सामंतों को नियुक्त किया हुआ था। मगध का माधवगुप्त इसी प्रकार का सामंत शासक था। ग्राम प्रशासन। प्रांत में अनेक ग्राम थे। ग्राम शासन की छोटी इकाई थी। हर्ष के समय नगर शासन के विषय में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ग्राम शासन व अधिकारियों के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। ग्राम का मुखिया महतर या ग्रामिक कहलाता था और कुछ अधिकारियों के नाम भी हमें मिलते हैं, जिसमें शलिकक, गोलमिक, अग्रहारिक, ध्रुवधिकारण, तलवटक, अक्षय पाटलिक और कार्णिक प्रमुख है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हर्षवर्धन का ग्राम साम्राज्य अच्छी तरह से संगठित था। ग्राम स्वावलंबी थे और उसके स्वशासन और गैर सरकारी स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग होता था। अब हम विद्यार्थियों ये भी देखेंगे कि उसका सैनिक संगठन कैसा था। हर्षवर्धन एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। उसके साम्राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए तथा भारी शत्रुओं से सीमा की सुरक्षा करने के लिए एक विशाल और सैनिक संगठित सेना की आवश्यकता थी। हिंसांग ने लिखा है कि हर्ष ने अपनी गज सेना बढ़ाकर 60,000, अश्व सेना बढ़ाकर 1 लाख कर दी। उसकी सेना में 6 लाख स्थायी सैनिक थे। हर्ष के काल तक आते आते रथ सेना का उपयोग समाप्त हो गया, किंतु नौसेना का उल्लेख मिलता है। सेना के 3 अंग थे: पादती, घुड़सवार, हस्ती सेना। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासंधि विग्रहाधिकृत होता था। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारी बालाधिकृत, सेनापति, अश्व सेना का अधिकारी भट्टाश्वपति और कुछ इसी प्रकार के निरीक्षक अधिकारी होते थे। युद्ध में प्राय तलवार, ढाल और भाले तथा कवच और धनुष का प्रयोग किया जाता था। न्याय व्यवस्था कैसी थी, इस बारे में हिंसांग लिखता है कि शासन का काम ईमानदारी से होने के कारण अपराधों की संख्या बहुत कम थी। राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों को आजीवन कैद की सजा दी जाती थी। सामाजिक अपराधों के लिए अंगभंग, देश निकाला, आर्थिक दंड आदि दिया जाता था। फौजदारी के अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाता था। जघन्य अपराधियों के लिए नाक, कान, हाथ, पैर काटने का विधान था। अग्नि, जल, तराजू और विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षा की प्रथा भी प्रचलित थी। इस प्रकार हर्ष के समय कठोर विधान प्रचलित था। चोर डाकुओं का भय बना रहता था। स्वयं हिंसांग इसका शिकार बना। कुछ विशेष अवसर पर कैदियों को कैद मुक्त भी किया जाता था। राज्य की आय व्यय के साधन।
राज्य की व्यय के विषय में हिंसांग लिखता है कि राजकोष के 4 भाग किए थे। एक भाग धार्मिक कार्य तथा राजकार्यों में खर्च होता था, दूसरा भाग बड़े सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च होता था, तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार और सहायता के रूप में खर्च होता था और चौथा भाग दान पुण्य में खर्च होता था। हर्ष के समय की आय के मुख्य साधन भूमि से प्राप्त राजस्व था, जो उत्पादन का छठा भाग था। व्यापारियों से कर लिया जाता था। इसके अलावा न्यायालयों में अभियुक्तों से जुर्माने और न्यायालय शुल्क प्राप्त किया जाता था। अब हम हर्ष के लोक कल्याणकारी कार्य देखेंगे। हर्षवर्धन उच्च कोटि का आदर्श सम्राट था। विद्यार्थियों, वह अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता था। उसने राज्य में सड़कें बनवाई, सड़कों का यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, अनेक मंदिर, चैत्य, विहार, स्तूप आदि बनवाए। शिक्षा को उसने विशेष महत्व दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विहारों को वह नियमित आर्थिक अनुदान देता था। हर्ष दान में और धार्मिक कार्यों में बड़ी राशि खर्च करता था। इति नमस्कार।